नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोपालगंज में मुख्यमंत्री ने किया बात का निरीक्षण। कार्यक्रम में देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री। पुल पर चल रहे काम का लिया जायजा। पूर्णिया में स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ उद्घाटन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। कोरोना प्रोटोकॉल का सरेआम किया उल्लंघन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के लेटर बम से मचा बवाल। रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे से की इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र सरकार से पूछे कई सवाल। होली से पहले पटना वासियों को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने दिया एक और फ्लाईओवर। 25 मार्च को होगा फ्लाईओवर का उद्घाटन। चलिए खबरों की शुरुआत गोपालगंज से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैकुंठपुर के पखा सारण बांध का निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत करीब आधा घंटा देरी से पहुंचे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने फैजुल्लापुर शीतलपुर घाट पर चल रहे कटाव निरोधी काम का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले साल ज्यादा बारिश होने और नेपाल से ज्यादा पानी छोड़े जाने से गोपालगंज के पकहा में सारण बांध टूट गया, जिससे इस इलाके में बाढ़ आ गई थी। वहीं इस बाढ़ से करीब गोपालगंज की 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। आपको बता दें कि दोबारा बाढ़ न आए, इसको लेकर विभाग ने कटाव निरोधी काम कराया है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कटाव निरोधी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कटाव निरोधी काम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और अधिकारियों को क्वालिटी के साथ कटाव निरोधी काम करने को तेजी से निर्देश दिए हैं। ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से ही चारों तरफ यात्रा करते हुए देख लिए थे और उसी समय जो यहाँ की समस्या 2 बार हुई। और आप जानते हैं कि पूरे इलाके में जिस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से पानी बढ़ा था नेपाल में भी और इस साइड में भी, उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और बहुत लोग उसको झेले थे। वैसी स्थिति में जो उसी समय आकर के लोगों ने देखा था और उस समय जो कुछ भी किया जाता था, लेकिन फिर भी वो बार बार टूट जाता था। तो ये सब तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन बाद में जब बाढ़ का दौर खत्म हुआ तो ये बात तय थी कि इसको तेजी से काम करना है ताकि अगले वर्ष लोग बाढ़ से प्रभावित न हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम कुछ भी जरूरी है वो ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके कितने इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारे काम के लिए तो इन सब चीजों के लिए हमें NIT पटना को रखा है। बढ़ते हैं आगे, जहां अगली खबर पूर्णिया से है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री, विधायक, विधान पार्षद और जिले के सिविल सर्जन ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सरेआम नजर आए। आपको बता दें कि इससे आम आदमी से नियम पालन करने की उम्मीद रखना गलत होगा। वहीं दरअसल आपको बता दें कि रविवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह, विधायक विजय खेमका और विधान पार्षद दिलीप कुमार जायसवाल सदर अस्पताल पूर्णिया के कई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन में पहुंचे और इस मौके पर सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेटर यूनिट, DNB की पढ़ाई और RT-PCR लैब की शुरुआत हुई, जो एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान सदर अस्पताल में साफ सफाई की खास व्यवस्था भी की गई और अधिकांश कर्मचारी मास्क में ही नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम बिना मास्क के नजर आए। साथ ही मंत्री लेशी सिंह और विधायक विजय खेमका ने मास्क को गले में पहन रखा था। बहरहाल डिप्टी सीएम और मंत्रियों की ये लापरवाही शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कई जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लैब हैं, उसका हम सबों ने शुभारंभ किया है। यह कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के लिए गौरव की बात है कि अपडेट से इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चिकित्सा विज्ञान में काफी उसका महत्व है और आधुनिकतम मशीनों से आम लोगों का इलाज, उनकी जांच और
जांच से संबंधित जितने भी कंपोनेंट हैं सारी चीजें आज लोकार्पित की गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का, चिकित्सकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम सबों ने एक संकल्प लिया था, आज धीरे धीरे इस धरती पर दिख रही है। पीएससी केंद्र का हम सब लोगों ने उद्घाटन किया है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है, और वहां विशिष्ट प्रकार की सेवाएं ग्रामीणों को दी जाएंगी। तो जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, उस काम को हम लोगों ने किया है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिकतम सुविधाएं और शिक्षा लोगों को उपलब्ध हो, उस हेतु आज पूर्णिया के सदर अस्पताल में, जहां बहुत समय से मांग हो रही थी ब्लड सेपरेटर यूनिट की, माननीय यहां के विधायक और माननीय मंत्री ऋषि जी और विजय खेमका जी ने कई बार इस बात को कहा था, आज ब्लड सेपरेटर यूनिट की शुरुआत। और जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर 23 मार्च को युवा राष्ट्रीय जनता की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर आरजेडी नेता श्याम रजक, युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहिब, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं जिन सवालों को लेकर के हमारे नेता ने मैनिफेस्टो में बातें कही थी, और उसके हड़बड़ा करके फर्जी लोगों ने 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर दिया। हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी देंगे, इन्होंने कहा हम 19 लोगों को नौकरी देंगे। 5 महीने हो गए, ये इन्होंने वादा किया 19,000 लोगों का, आज 19 लोगों को भी नौकरी नहीं दे सके। बिहार में, देश में सबसे ज्यादा बिहार में हमारे बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इन लोगों के पास रोड मैप नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर 19 लाख रोजगार आप कब दोगे, कैसे दोगे, वो तो बता दो। आप एक 94,000 जो शिक्षक है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हो। सारा बढ़ते आगे, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम ने सियासत में भूचाल मचा दिया है। लगातार उद्धव सरकार विरोधियों के निशाने पर है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया है। बता दें कि पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से कई सवाल पूछे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगे आरोपों पर उद्धव ठाकरे या शरद पवार क्या कर रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। रविशंकर ने कहा कि सचिन वाजे को बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, जो बताती है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में किस तरह की लूट और वसूली में जुटी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये ऑपरेशन लूट है। उन्होंने कहा कि रंगदारी एक अपराध है और अगर इस मामले में शरद पवार को ब्रीफ किया जा रहा है तो सवाल ये उठता है कि शरद पवार जब सरकार में नहीं है तो उन्हें किस बिना पर ब्रीफ किया जा रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि शरद पवार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की है अपराध को रोकने के लिए, और इस अपराध की छानबीन की गई है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में चोर दरवाजे से सरकार बनाई है और लेटर बम के इस प्रकरण के बाद ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अपना नैतिक अधिकार अब खो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार को जवाब देने की जरूरत है। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री सचिन वाजे, जो कई वर्षों तक सस्पेंडेड थे और सीधा उनको क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हमें माहवारी बंदोबस्त करके दो, और इसलिए करके दो कि मुंबई में लगभग 1700 डांस बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो इससे उगाही करोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर 2-3 लाख रुपये लोगे, और बाकी से
व्यवस्था करो। इसको लेकर महाराष्ट्र में और देश में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, जहां सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय आज हाजीपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री कराने वालों का उसी समय दाखिला खारिज हो जाएगा। आपको बता दें कि सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी जो जमीन के दाखिले खारिज करने में आनाकानी और गड़बड़ी करते थे, उन पर नकेल कसी जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी जमीन को गलत तरह से किसी के नाम से जमाबंदी करने वाले और दाखिल खारिज करने वाले सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। साथ ही रामसूरत राय से जब शराब वाले मामले को लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर सदन में लिखित रूप से जवाब दे चुका हूं, अगर इस पर तेजस्वी कुछ बोलेंगे तो हम जवाब देंगे। को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और तोहफा देना चाहता हूं। राजस्व मंत्री होने के नाते मैं निरंतर 4 महीने से प्रयास कर रहा हूं कि जमीन में विवाद कैसे कम हो, जिसका पहला कड़ी मैंने शुरुआत किया। पहले से बहुत सारे काम चल रहे हैं और इसमें पहला कड़ी मैं जोड़ा हूं जो 1 अप्रैल से लॉन्च होगा। 31 तारीख को हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे और 1 तारीख से जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। सुबो मोटो के तहत जिस किसान का जमाबंदी पहले से रजिस्टर 2 में है, वो किसान अगर अपनी जमीन किसी को लिखते हैं तो उस व्यक्ति को, लिखने वाले व्यक्ति को आरटीपीएस काउंटर पर जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका ऑनलाइन ही वहीं से रजिस्ट्री ऑफिस से ही सीओ। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद बिहार एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां होली से पहले पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, सरकार एक और फ्लाईओवर की सौगात अब प्रदेशवासियों को देने जा रही है। आर ब्लॉक के जेपीओ गोलंबर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन 25 मार्च को होगा, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं इस फ्लाईओवर के शुरू होने से पटना शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जाना अब आसान हो पाएगा। साथ ही जाम की समस्या से भी लोग इस दौरान बच सकेंगे। दरअसल जिसका इंतजार सालों से था, वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पटना वासियों को सरकार ने नया तोहफा दिया है। तोहफा नए फ्लाईओवर का है। आपको बता दें कि आर ब्लॉक जीपीओ फ्लाईओवर का काम अब पूरा हो गया है और 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आर ब्लॉक फ्लाईओवर का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। राजधानी वासियों को एक फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के इस फ्लाईओवर पे, जो कि आर ब्लॉक से लेके जीपीओ गोलंबर तक जुड़ती है। करीब 700 मीटर लंबी है ये फ्लाईओवर, 4 लेन फ्लाईओवर है ये। और इस पुल का निर्माण तकरीबन 3 साल पहले की गई थी, जो कि होली से पहले इसकी उद्घाटन होने वाली है। उद्घाटन के पहले जो काम है लगातार जारी है, यानी कि पुल जो है अंतिम चरम में पहुंच गया है। यानी कि कुछ दिनों के बाद पुल का विधिवत उद्घाटन होगा और इस पुल के निर्माण हो जाने से तकरीबन लाखों लोगों को जाम से एक बार फिर से निजात मिलने वाला है। या यूं कहें कि पटना के जो कंकड़बाग इलाके के लोग हैं, स्टेशन इलाके के लोग हैं, इनकम टैक्स इलाके के लोग हैं, उन लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। और ये रोड जो है, ये पुल जो है सीधे एम्स तक लोगों को जोड़ेगा। साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं उनको भी काफी सुविधा होगी इस पुल के निर्माण हो जाने से। जैसे ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बने तब से पुल निर्माण का जो कार्य है उसमें गति देखी जा सकती है। और आर ब्लॉक चौराहे का ये जो है महत्वपूर्ण लेन है, काफी समय से निर्माण हो रहा था और जो निर्माण है अब खत्म होने वाला है और कुछ दिनों के बाद इसकी उद्घाटन होने वाली है। उस फ्लाईओवर के नीचे एक सड़क गुजरती थी जो पहले
जाम की समस्या से जूझती रहती थी, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद कहीं न कहीं पटना वासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी और लगातार जो ट्रैफिक की समस्या रहती थी पटना ऐसे शहर में, उससे कहीं न कहीं निजात मिलते दिख रहा है। तो यूं कहें कि होली से पहले पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है फ्लाईओवर के रूप में। ऐसे तो पटना में कई फ्लाईओवर हैं, लेकिन इसमें इस फ्लाईओवर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की जाम की समस्या स्टेशन के आसपास के इलाकों में बनी रहती थी, तो कहीं न कहीं इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद, उद्घाटन के बाद जाम की समस्या से लोगों को काफी निजात मिलने वाली है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। बढ़ते आगे, जहां 23 मार्च को आरजेडी बिहार विधानसभा का घेराव करेगी। इसको लेकर आरजेडी ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। वहीं आरजेडी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करेगी। आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 23 मार्च को विधानसभा घेराव करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। सर, किस तरह की तैयारी है? देखिए, पुरजोर तरीके से तैयारी है। ये जो सरकार का नकारापन है, 15 वर्षों से सरकार की जो नाकामी है, बिहार के साथ जो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, डबल इंजन की सरकार में ट्रबल है, पूरी पोल खोल करके तेजस्वी यादव जी ने रख दिया सदन के पटल पर। अब बेरोजगारी का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, भुखमरी का सवाल, महंगाई का सवाल, बिहार की हकमारी का सवाल पर युवा राजद विधानसभा को घेरने का काम 23 मार्च को करने जा रही है। यह ऐतिहासिक अद्भुत होगा। जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। हम झकझोर कर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया। कितनी संख्या में सरकार करता पूरे बिहार के? तो संख्या तो इतना होगा कि पटना की सड़कों पर सिर्फ युवा राजद के साथी ही दिखाई देंगे। जेडीयू कोई पार्टी नहीं ना है, जेडीयू तो अपने 3 नंबर की पार्टी। अब वो क्या बोलेगी? उनको बोलने का कोई मुंह है? सब ठीक है, चल रहा है, लेकिन जेडीयू को ये बात सता रहा है कि सरकार जाने वाली है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार चलेगी नहीं, ये सबको पता है। बिहार की जनता को भी ये लग रहा है, दिख रहा है। बेरोजगारी और कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। सारा तुम बोल रहे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, शराबबंदी कानून में गरीबों को फंसाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई का सवाल है, इसको लेकर के घेरने का काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 23 मार्च को राजद के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। मधेपुरा जिले में कार्यपालक सहायकों का आज हड़ताल का 7वां दिन है। आपको बता दें कि हड़ताल के 7वें दिन मधेपुरा कलेक्ट्रेट ऑफिस में धरना स्थल पर कार्यपालक सहायकों का धरना जारी रहा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आरजेडी विधायक चंद्रहास चौपाल भी पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने आंदोलन करने वाले कार्यपालक सहायकों की मांगों का समर्थन भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान बिहार सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि कार्यपालक सहायकों की मांग जायज है, इसे सरकार को मानना चाहिए। वहीं कार्यपालक सहायकों ने अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही है। द्वारा हम लोगों के मांगों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिख रही है, न ही कोई विचार किया जा रहा है, न ही वार्ता के लिए अभी तक कोई कॉल आया है। इससे हम लोग काफी दुखी हैं और आगे का रणनीति तय हो चुका है। कल से हम लोगों का भूख हड़ताल और एक अनशन हम लोग करेंगे। इसके से भी सरकार यदि नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह तक करने को तैयार है। ये सरकार जो है एनडीए गठबंधन का, ये संवेदनहीन हो चुका है। जितने भी सरकारी कर्मी है उसके बारे में उलूल जुलूल बयान देना कि 50 वर्ष में ही रिटायर कर देंगे। आज कार्यपालक सहायक जो है ये इन लोगों का मांग जो जायज है, कंडिका 6, 7, 8, 9 इन लोगों का जायज मांग है। इसमें जो महिला कर्मी है उनका जो अवकाश होना चाहिए वो भी जायज है। लेकिन सरकार बेरोजगारों का ये जो अपना पेट भरने के लिए जो काम कर रहे हैं, रात भर जग के हम देखे आरटीपीएस में काम करते हुए।
औरंगाबाद में मगध प्रमंडलीय अधिवक्ता संघ की बैठक आज खत्म हुई। इस बैठक में अधिवक्ता के कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हुए, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सरन ने बताया कि आज अधिवक्ताओं के स्थिति के बाद से स्थिति बद से बदतर हो गई है। अगर कोरोना काल की बात की जाए तो सरकार सभी को मदद करती है, लेकिन अधिवक्ताओं की कोई मदद इस दौरान सरकार के द्वारा नहीं की गई, जिसको लेकर के भी चर्चा की गई। वहीं अधिवक्ता को जो इस क्षेत्र में 50 साल सेवा दे चुके हैं, उस अधिवक्ता रत्न से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। लगभग 13 करोड़ ये सर्व समाज के लोगों को एक साथ लेकर के ये पार्टी आगे बढ़ेगी। वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सर्व समाज के लोग हों, जिसके घर रहने का नहीं है, जिसको बस्ती में जाने की रास्ता नहीं है, जिसको पीने की पानी नहीं है, जिसको पहनने का कपड़ा नहीं है, जिसके बच्चों को शिक्षा नहीं थी, जिसके बच्चों को स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, आज यह सरकार हर क्षेत्रों में चिंता कर रही है और चिंता ही नहीं कर रही है, सबको सुविधा दे रही है। और इसी का वजह है कि सुशासन न्याय के साथ सरकार चल रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के जो पार्टी आगे बढ़ रही है। और चिकित्सा के क्षेत्र में कई जानकारियों के आदान प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार शरीफ के IMA सभागार में IMA ने 17वां मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें करीब देश के कई क्षेत्रों से 500 डॉक्टर और राष्ट्रीय वक्ताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे NMC के सदस्य डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने दीप जलाकर किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हर दिन नई खोज हो रही है। खासकर हमारे युवा वर्ग के चिकित्सकों को नई खोज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आज कई नई तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं और उसके इलाज के लिए नई तरीके से इलाज और मेडिसिन भी बनाई जा रही हैं। ऐसे माहौल में चिकित्सा जगत में हो रही नए खोजों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। वहीं मौके पर तमाम डॉक्टर और अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 500 डॉक्टर्स ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां डॉक्टर्स के बीच नई जानकारियों के आदान प्रदान को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान 500 डॉक्टर्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पे ये कहा गया कि आज के युग में लोगों को नई बीमारियां हो रही हैं। वहीं नई तकनीक का इस्तेमाल करके बीमारियों का समाधान भी डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते डॉक्टर्स को नई तकनीक के बारे में जानना काफी जरूरी हो गया है। बढ़ते हैं आगे, जहां जिला उद्यान पदाधिकारी की देखरेख में कोशियांचल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड से जुड़े किसानों को मखाना खेती से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सुपौल जिले के किसानों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं मखाना खेती को लेकर संबंधित किसानों की शंकाओं को दूर करते हुए उद्यान निदेशालय के तकनीकी सलाहकार निरंजन कुमार ने कहा कि कोसी का क्षेत्र मखाने की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सजग किसान अशोक यादव के उठाए गए समस्याजनक सवालों का भी निरंजन कुमार द्वारा समाधान बताया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण सत्र को जिला उद्यान पदाधिकारी आकाश कुमार ने भी संबोधित किया। वहीं कुमार ने बताया कि मखाना खेती में व्यवधान पैदा करने वाले हैं, कीटों के उन्मूलन के लिए कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह ली जाएगी। है बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है, बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना। इसमें सुपौल जिला के लिए मखाना फसल को चयनित किया गया है। इसमें मखाना का एक FPC का निर्माण किया गया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। उस FPC के माध्यम से 50 हेक्टेयर मखाना लगाने वाले किसानों को चयनित किया गया है, उसमें जोड़ा गया है और उस FPC के माध्यम से ही उस 50 एकड़ के किसानों को जो FPC बनाए उसके डायरेक्टर को एक
पैक हाउस बनाने के लिए 5 साल का ये स्कीम है। जिसका उद्देश्य मेरा ये है, जो किसान तो उत्पादन करना जानते हैं, लेकिन किसान को भी एक उद्यमी बनना पड़ेगा। और होता क्या है, जो हम यदि रॉ मटेरियल उत्पादन करते हैं तो उसका जो मेन मुनाफा है उसको ट्रेडिंग करने वाले, उसको प्रोसेसिंग करने वाले लेते हैं। तो अब कृषि और कृषि पे आधारित उत्पाद का कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं हम सामूहिक रूप से, और उसको प्रोसेसिंग करके, उसको ब्रांडिंग करके जो मेन मुनाफा है वो कंपनी मुनाफा करके और शेयर धारकों के बीच वो बटेगा। तो नेचुरली है कंपनी, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और ये किसान के शेयर से ये कंपनी का निर्माण हुआ है। तो और नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के मानपुर थाना क्षेत्र के पलनी में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने पूर्व मुखिया दिवंगत उपेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक का भव्य स्वागत भी किया। वहीं विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि पोरहा पंचायत के पूर्व मुखिया उपेंद्र प्रसाद ने अपने समय में अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है। इसी के चलते आज उनको उनके गांव के ही नहीं पूरे जिले के लोग काफी अच्छे से जानते हैं। आज मुझे भी उनकी प्रतिमा का अनावरण और उनके गांव पलनी में आने का मौका प्राप्त हुआ है। पलनी, धनकी, पोरहा ये सब हमारे क्षेत्र में था। ये हमारे भाई की तरह थे, इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई और आज मैं इस गांव में आया हूं। इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है और उसी के अनावरण कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ। ये क्षेत्र में ही मुझे राजनीतिक पहचान दी। पहली बार विधायक मैं इसी क्षेत्र से हुआ। मधेपुरा जिला प्रशासन ने सदर अनुमंडल के घेलाट प्रखंड के ध्रुवपट्टी गांव को बाढ़ मुक्त आदर्श ग्राम घोषित किया है। इस शुभ मौके पर गांव के पंचायत भवन परिसर में आम जनता के बीच जिला जज रमेश चंद्र मालवीय, डीएम श्याम बिहारी मीणा और एसपी योगेंद्र कुमार ने बाढ़ मुक्त आदर्श ग्राम ध्रुवपट्टी के लोगों को बधाई और सम्मान दिया है। वहीं इस मौके पर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायत के प्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच, वार्ड प्रतिनिधियों को बाढ़ मुक्त ग्राम घोषित होने का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हम या हमारा माननीय उच्च न्यायालय पटना भी ये चाह रहा है कि गांव में आपसी विवाद जो भी है अपने स्तर से सुलह कर लिए जाए, लोग जाएं और इसी रूप से ही हम लोग कार्यक्रम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस। नमस्कार।